हम लोग डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट रेमेडी और उसका नाम है एलोसोकोट्राइना। तो जो एलोस भी बोलते हैं इसको हम लोग जनरल, और ये जो एलोस मेडिसिन है डॉक्टर नैश के दृष्टि में आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अलग अलग मटीरियल मेडिका की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। डॉक्टर नैश एक ऐसे होम्योपैथ रहे हैं जिन्होंने बड़े ही परिश्रम से, बहुत ही मेहनत से मटीरियल मेडिका पुस्तक लिखी है, और ये जो बुक है ये बहुत ही ऑथेंटिक है। और ये इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स, क्लिनिकल प्रूविंग के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मेडिसिन को उन्होंने क्लिनिकली प्रूव किया है, इस बुक में उन्होंने उन रेमेडीज़ का जिक्र विद केसेस किया हुआ है। एलोस उन्हीं में से एक है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि मैं उनके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो उनकी हॉबी रही है कि केस जरूर डिस्कस करते थे। सो बेसिकली जो एलोस मेडिसिन है ये इनसिक्योरिटी के बारे में दर्शाती है। कौन सी इनसिक्योरिटी? रेक्टम की इनसिक्योरिटी। ठीक है ना। रेक्टम ऐसा फील होता है कि जो उसके स्पिंक्टर्स हैं वो लूज हो गए हैं, वो उससे फ्लूइड, उससे स्टूल कभी भी बाहर आ सकता है। इसलिए उनको इमीडिएटली जब वो हैवीनेस और लूजनेस फील होती है तो इमीडिएटली उनको टॉयलेट के लिए, स्टूल के लिए जाना पड़ता है। एक इसकी खास बात यह है कि सॉलिड स्टूल पास होता है इनवॉलेंट्री। पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, नोटिस भी नहीं कर पाता है कि कब ऐसा हुआ। ये बहुत ही मार्क्ड फीचर है इस रेमेडी का। दूसरा यह है कि इनका एक और सिम्टम है, वो है कि फीलिंग ऑफ वेट इन द रेक्टम एंड इन केस ऑफ हेमोराइड्स प्रोट्रूड करते हैं जस्ट लाइक बंच ऑफ ग्रेप्स, और ये जो इनको आराम मिल जाता है कोल्ड वाटर के एप्लीकेशन से। डॉक्टर नैश ने एक बात पर जोर दिया है कि जब भी हम पोडोफाइलम पढ़ें उसको एलोस के साथ जरूर कंपेयर करें, जब एलोस पढ़ें तो पोडो के साथ कंपेयर करें, क्योंकि दोनों मेडिसिन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। दोनों कई बार परगेटिव की तरह भी यूज़ की जाती रही हैं पहले, खासकर क्रूड फॉर्म में। सो हमें इनके कंपैरिजन के साथ साथ इनको पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो गर्मी की कंडीशन में, हॉट वेदर में एग्रवेट होती हैं, वर्स कंडीशन होती है, और दोनों मॉर्निंग में वर्स कंडीशन होती है। ठीक है। और बोथ आर ऑफन वेल सप्लीमेंटेड विथ सल्फर के आगे, यस, अगर इससे नहीं ठीक होता है तो आगे हम सल्फर प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों मेडिसिन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। सो दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू पोडोफाइलम। और आगे हम और फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो डॉक्टर नैश ने लिखा हुआ है कि जो इनका स्टूल है वो एक पिक्यूलियर सिम्टम है स्टूल का। स्टूल येलो कलर का होता है, कई बार ब्लडी भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक भी हो सकता है, जेली लाइक म्यूकस भी उसके साथ में हो सकते हैं, और ये काली बाइक्रोम में भी हमें देखने को मिलेगा। अगर मैंने कंपेयर करके देखा है कि ये है, उसमें भी स्टूल का कैरेक्टर ये म्यूकस, जेली लाइक म्यूकस वाले स्टूल अवेल है। और ये जो स्टूल है ग्रेट मासेस में, मतलब कि लम्स के फॉर्म में रेक्टम से बाहर आता है, और कई बार वो अननोटिस्ड होता है, जैसे अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। और दूसरा जितने भी लोग एलोस को जानते हैं वो ये शायद इस फीचर को जानते ही होंगे कि स्टूल पासेस ऑफन इनवॉलेंट्री व्हेन एक्सपेलिंग फ्लैटस और पासिंग यूरिन। तो कई बार जब फ्लैटस पेशेंट आके बताते हैं कि जब हम फ्लैटस पास करते हैं तो, या कई बार यूरिन पास करते समय स्टूल पास हो जाता है, फील भी होता है और कई बार पास भी हो जाता है। सो ऐसा लगता है कि जो इनका स्पिंक्टर है वो वीकनेस है, और सिर्फ लगता ही नहीं, होता भी है, स्टूल पास भी हो जाता है।
सेम कंडीशन जो है ये ओलिएंडर मेडिसिन में भी ये चीज़ अवेलेबल है। उसमें भी है कि स्टूल पास हो जाता है अननोटिस्ड ये यूरिन के साथ या फ्लैटस के साथ। और इसी के साथ साथ हम ये सिम्टम म्यूरियाटिक एसिड में भी देखते हैं। ये डॉक्टर नैश ने इसके साथ भी कंपेयर करके हमें बताया है। एलोस की जो डायरिया है, अगर जो एलोस के जो हम डायरिया के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रम्बलिंग एब्डोमेन में होती है, पेट में गुड़गुड़ होती है जस्ट बिफोर द स्टूल के जस्ट पहले एक गड़गड़ाहट गुड़गुड़ की आवाज़ होगी और पेशेंट हैज़ टू हरी टू टॉयलेट, उसको टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है। और फीलिंग ऑफ वेट होता है रेक्टम में, भारीपन महसूस होता है और हमेशा वो वेट रेक्टम के आसपास फील होता रहेगा, निचले हिस्से में फील होगा, एब्डोमेन में फील होगा और रेक्टम प्रोट्रूड करता है, जैसे अभी मैंने बात किया, प्रोट्रूड बंच ऑफ ग्रेप लाइक, ठीक है। और ये जो रिलीफ होता है ये किससे होता है? कोल्ड वाटर से। लेकिन जो म्यूरियाटिक एसिड है, अभी हमने कंपेयर किया था ना कि म्यूरियाटिक एसिड भी इसी तरह से सिम्टम्स मिलते हैं उसमें, लेकिन उनमें जो रिलीविंग मिलती है वो मिलती है हॉट एप्लीकेशन से, चाहे हॉट वाटर से चाहे हॉट फर्मेंटेशन से। सो बोथ ऑफ दीज रेमेडीज हैव अ ब्लू हेमोराइड्स, दोनों में ब्लू हेमोराइड्स है। लेकिन जो एलोस में आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी? ईचिंग मिलेगी। लेकिन जो म्यूरियाटिक एसिड में है वो मिलेगी सोरनेस, सोर और सेंसिटिवनेस मिलेगी, इवन टू टच ऑफ बेड क्लॉथ के टच से भी वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो वहाँ सोरनेस मिल रही है और यहाँ हमें मिल रही है क्या? ईचिंग मिल रही है, ठीक है। तो हमें म्यूरियाटिक एसिड में पेन मिलेगा, सेंसिटिविटी मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हम डायरिया के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो एलोस की एक और वर्स्ट कंडीशन होती है। तो इसके एडिशन में हम देखते हैं कि जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया, एलोस में एक और कंडीशन आती है, बहुत वर्स्ट कंडीशन हो जाती है जब एलोस का पेशेंट खड़ा होता है, उसकी स्टैंडिंग या वॉकिंग जब वो चल रहे होते हैं, या पीने के बाद या कुछ खाने के बाद। तो ये कंडीशंस में अगर वो चलते हैं, वो वॉक करते हैं, वो खड़े होते हैं, या वो कुछ पीते हैं या कुछ भी खाते हैं, कोई पर्टिकुलर चीज़ से नहीं, कुछ भी खाएंगे या कुछ भी पिएंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ खाने पीने चलने और खड़े होने से इनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास कोई डायसेंट्री का केस आता है तो उसमें आपको मिलेगी वायलेंट टेनिसनेस, मतलब बहुत वायलेंट मरोड़ मिलेगी, और उसके साथ साथ मिलेगा हमें हीट ऑफ रेक्टम में हीट मिलेगी आपको, प्रोस्ट्रेशन मिलेगा। इसके अलावा जो हीट के साथ साथ प्रोस्ट्रेशन और फेंटिंग, मतलब कि कई बार जो ये वायलेंट टेनिसनेस के साथ साथ इतना वायलेंसी होती है, इतनी मरोड़ होती है जिससे पेशेंट बेहोश भी हो जाता है और वो पसीने से तर हो जाता है, ठीक है। जो ये वीकनेस है रेक्टम की, ये कॉन्स्टिपेशन में पाई जाती है। लेकिन डॉक्टर नैश का कहना है कि मैं इस चीज़ को कैसे मानूं कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि रेक्टम वीक है, मतलब स्पिंक्टर्स उसके वीक हैं, और पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी है, मतलब कि ये समझ लीजिए कि स्पिंक्टर्स मीन्स जो अपर्चर है वो बिल्कुल ओपन है और इसके बावजूद पेशेंट इज़ नॉट एबल टू पास स्टूल। तो ये कैसे पॉसिबल है? इन्होंने कहा कि भाई जब तक हम कोई चीज़ देख ना लें तब तक मैं इस सिम्टम को कंफर्म नहीं मान सकता। फिर हुआ क्या, इनके लाइफ में यही हुआ, जब हम किसी चीज़ की खोज कर रहे होते हैं और कोई चीज़ हम सर्च कर रहे होते हैं तो नेचर हमारी हेल्प करता है, और मदर नेचर ने हेल्प किया। इनके पास कुछ दिन बाद एक पेशेंट आए और उनका जो बच्चा था वो 5 साल का था, उसको जन्म के बाद से ही, मतलब कंजेनाइटल, जन्म के बाद से ही, सिंस बर्थ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन था, और उस कॉन्स्टिपेशन से वो इतना परेशान थे कि कोई भी उपाय उसमें काम नहीं कर रहा था। जब कोई भी उपाय काम नहीं कर रहा था तो डॉक्टर नैश को बुलाया गया और डॉक्टर नैश गए वहाँ, उनके घर गए और बच्चे को रेमेडी प्रिस्क्राइब की। लेकिन डॉक्टर नैश ने लिखा कि आफ्टर ट्राइंग सेवरल रेमेडीज इन वेन, मतलब
कि बहुत सारे रेमेडीज हमने ट्राई किया लेकिन वार खाली गया। ये स्टालवर्ट्स की खासियत है। वो जो फील करते हैं, उन्हें ऑब्जर्व किया होता है, वो एज इट इज ओरिजिनल अपनी लाइन लिख देते हैं। ऐसा नहीं उन्होंने लिखा कि मैं गया, मैंने ये मेडिसिन दी और पेशेंट एक डोज खाया, पेशेंट अगले दिन वॉक करने लगा और लोग क्लैप करने लगे। उन्होंने लिखा कि आफ्टर ट्राइंग सेवरल रेमेडीज इन वेन। दोस्तों, मैं इस बात इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसा होम्योपैथ, ऐसा यंग होम्योपैथ, ऐसा एक्सपीरियंस होम्योपैथ अगर हमें कई बार केसेस में हमारे मर्जी के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, हमारे उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होते, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमारे स्टालवर्ट्स के साथ भी ऐसा होता रहा है, लेकिन जैसे ही उनको सिम्टम्स मिलते थे वैसे उनका केस सॉल्व हो जाता था। यहाँ भी यही हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि वो गए एक बार, जब उनकी कई मेडिसिन ने फ़ायदा नहीं किया, तो जब अगली बार गए तो उन्होंने बच्चे की माँ से कहा कि मैं इसका रेक्टम एग्जामिन करना चाहता हूँ और देखता हूँ इसमें क्या परेशानी है, क्यों ऐसा हो रहा है कि इसको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, कोई दवा काम नहीं कर रही है। मदर ने जैसे बच्चे को टर्न आउट किया, उसका कपड़ा हटाया, देखा तो एक लंप ऑफ स्टूल पड़ा हुआ था। उसकी माँ ने कहा एज इट इज, ये ऐसे ही है डॉक्टर साहब, ये ऐसे ही है, हमें पता भी नहीं चलता, इसको भी नहीं पता चलता कब स्टूल पास हो जाता है, और हियर एंड देयर हमें इस तरह के लंप ऑफ स्टूल्स मिलते रहते हैं। और इमीडिएटली फौरन डॉक्टर नैश ने एलोस 200 की कुछ डोजेस उस बच्चे को दिया और फिर वो बच्चा ठीक हो गया। उसकी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, सिंस बर्थ वाली कॉन्स्टिपेशन, वो पूरी तरह से ठीक हो गई, परमानेंटली ठीक हो गई। मोटे तौर पे सिर्फ यही बात डॉक्टर नैश कहना चाह रहे थे कि हमें एलोस को पोडो से कंपेयर करके देखना है। पोडोफाइलम भी हम कभी डिस्कस करेंगे। पोडोफाइलम भी जीआईटी की बहुत अच्छी रेमेडी है, वो जीआईटी पे उसका एक्शन है। प्रेगनेंसी के टाइम की जीआईटी की कंप्लेन के लिए बहुत अच्छी है, लिवर कंप्लेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, उसको हम एलोस से कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पोडो, एलोस और सल्फर, जो सल्फर है, पोडो हैं, एलोस हैं, इनका भी मॉर्निंग डायरिया बहुत कॉमन है, लेकिन सब थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे जो एलोस है और सल्फर हैं, एलोस का क्या है कि स्पिंक्टर की वीकनेस बहुत है। ऐसा फील होता है कि बिल्कुल हमें स्टूल होल्ड करने की या कोई फ्लूइड होल्ड करने की कैपेसिटी बिल्कुल है ही नहीं, और उसको बिल्कुल बिल्कुल जाना ही पड़ता है, और अगर नहीं जाते हैं तो स्टूल पास भी हो जाता है। सल्फर में इतनी खराब कंडीशन नहीं है, उसमें भी मॉर्निंग डायरिया है और वो भी बिस्तर से उठ के सीधे टॉयलेट की तरफ भागना चाहता है, लेकिन उसमें इतनी वर्स्ट कंडीशन नहीं है, स्टूल को होल्ड करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है जितनी एलोस में भी है कि हल्का सा भी फ्लैटस पास हुआ और स्टूल भी साथ में निकल गया। ये कंडीशन सल्फर में नहीं है। तो ये शॉर्ट है एक मेडिसिन के बारे में डॉक्टर नैश ने कैसे लिखा हुआ है। अलग अलग राइटर्स ने अपने अपने सिम्टम्स ऐड किए हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग राइटर्स के बारे में भी कभी मैं डिस्कस करूंगा। आज मुझे ये एलोस डॉक्टर नैश के आंखों से दृष्टि में क्या थी उसके बारे में डिस्कस करना था। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को ये इस रेमेडी के बारे में एक नई दृष्टि मिली हुई होगी जो डॉक्टर नैश के थ्रू लिखी गई है। होप मैं डॉक्टर नैश के ये अलग अलग राइटर्स की अलग अलग रेमेडीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करता रहूँगा। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय होम्योपैथी एंड एंजॉय योर हेल्थ। थैंक यू।